हेलो स्टूडेंट, लेक्चर ऑन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आई होप आपका जो पेपर है जो अच्छा गया होगा जून 2025 का। इसमें जो मोस्टली जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे 70% वही है जो मैंने आपको करवाए थे या क्वेश्चंस। मैं इसको जो है दोबारा रिपीट जो है आपका जो सेशन चलेगा इसमें आपको जो है पूरा 2025 के जून के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर के सॉल्व मिलेंगे। जिसमें आपका देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इतिहास लेखन की ग्रीक और रोमन परंपराओं में इतिहास लेखन के उद्देश्य क्या थे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो ये क्वेश्चन बनाएंगे उसमें आपकी ये लैंग्वेज चेंज करेंगे ताकि आपको कन्फ्यूज़न हो। इन्होंने जो है लैंग्वेज के साथ खेला है, यूनान की जगह क्या लिख दिया है, ग्रीक लिख दिया है। जिन्होंने मेरे पहले वाले वीडियो लेक्चर देखे होंगे उसमें आपने देखा होगा कि उसमें मैंने लिखवाया है यूनान और रोमन परंपराएं, इतिहास लेखन की यूनान और रोमन परंपराएं। लेकिन इन्होंने यूनान को ग्रीक बोल दिया है क्योंकि ग्रीक यूनान को जो है ग्रीक भी कहा जाता है। यूनान की जो राजधानी थी, जो सेंट्रल केंद्रीय जो पॉइंट था उसका, वो ग्रीक था, इसलिए उसने यूनान की जगह ग्रीक लिखा है। राइट, तो आपको आंसर वही लिखना है जो मैंने आपको पढ़ाया था, बट इन्होंने लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है। उसके बाद पारंपरिक चीनी इतिहास लेखन, ये भी आपका सेम है जो मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था। अरबी इतिहास लेखन ये मैं आपको करवा देती हूँ। मार्क्सवादी इतिहास लेखन, ये भी आपका जो है दृष्टिकोण है इतिहास लेखन का दृष्टिकोण। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको डायरेक्ट बता दी हूँ इसका आंसर क्या होगा। बारी बारी से हम इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में 2 क्वेश्चन करेंगे, ग्रीक और रोमन परंपरा और चीनी इतिहास लेखन। राइट, ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। आपका जो ग्रीक और यूनानी, ग्रीक जिसे यूनान भी बोलते हैं, रोमन इतिहास लेखन की परंपरा, इसमें जो है आपको ये बताना है कि ग्रीक और रोमन यानी कि यूनान और रोम में जो है इतिहास लेखन कैसे किया जाता था, कौन कौन थे और उन्होंने क्या क्या इतिहास लिखा। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक था जिसमें कि ग्रीक और रोमन इतिहासकार जिन्होंने भारत के बारे में लिखा, वो भारत आए थे और उन्होंने भारत के बारे में लिखा, मतलब भारत ही नहीं कोई और भी देशों के बारे में भी लिखा, लेकिन हम मेन पॉइंट भारत लेके चलते हैं। राइट, और दूसरा है आपका ग्रीक और रोमन लेखक जिन्होंने अपने ही देश के बारे में लिखा। उसमें आपका हेरोडोटस, थुसीदिडेस और अरस्तु और लिवी। राइट, ये मैंने आपको इसमें जो है हेरोडोटस, थुसीदिडेस, अरस्तु, लिवी, ये सब आपको लिवी आपको करवाया है, बट उसमें मेरा वीडियो लेक्चर आपका क्लियर नहीं है, इसलिए सबकी रिक्वेस्ट पे जो है मैं आपको एक एक क्वेश्चन अलग से करवाऊंगी। राइट, ताकि आपको समझ आ सके। और स्टूडेंट्स आपको ये जानकर ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने आपके इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी रिसर्च करी है, काफ़ी जो बुक्स है उसमें देखा है, बुक्स में भी थोड़ी जगह मैंने आपको दिखाया था कि मिस्टेक्स हो रखी हैं, ईयर्स गलत दे रखे हैं, तो यूट्यूब सर्च करके जो है मैंने आपको आंसर लिखवाया और मेरे सारे आंसर जो हैं वो आपकी अपनी लैंग्वेज में होंगे, इसमें बुक की लैंग्वेज कोई भी नहीं होंगी। तो आप सिर्फ मेरे इस वीडियो लेक्चर के साथ बने रहिए और आंसर को सुनिए अच्छे से, हो सके तो नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि बिकॉज MA हिस्ट्री इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप ये मत सोचिए कि आप सिर्फ हल्का सा पढ़ेंगे और चले जाएंगे, क्वेश्चंस घुमा के देता है। आपको हिस्ट्री में सब कुछ करना पड़ेगा कि कहाँ से हमारा इतिहास शुरू हुआ था, कहाँ से कैसे कैसे कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। राइट, तो जो ग्रीक और रोमन लेखक थे जिन्होंने भारत के बारे में लिखा वो थे, उसको हमने 3 भागों में विभाजित किया है, सिकंदर से पूर्व, सिकंदर के समकालीन और सिकंदर के बाद के इतिहास कार। ठीक है, सिकंदर जो है आपका जो है फारस यूनान का रहने वाला था। ठीक है, सिकंदर के बारे में तो सभी जानते हैं। तो उसने क्या किया, वो उसकी 32 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो गई थी। राइट, तो उसने जो है सारे देशों पे आक्रमण करके उनको अपने कब्जे में किया, आक्रमण करता हुआ चलता गया, फिर भारत आया, फिर भारत से वापस भी किया। राइट, तो उसीलिए जो इतिहासकार थे वहाँ के, उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। हम पहले सीधा जो है मैं जो डाउट क्लियर करना चाहती हूँ हेरोडोटस और थुसीदिडेस, अरस्तु और लिवी के बारे में। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राइट, ओके, आई होप आपको ये विजिबल लग रहा होगा। ओके, राइट, ठीक है। हेरोडोटस आपको मैंने पहले भी बताया था पहले वीडियो लेक्चर में कि हेरोडोटस जो थे उनका जन्म जो है वो 484 ईसा पूर्व से 425 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। प्राचीन यूनानी इतिहासकार थे और उनका जन्म जो है हेलिकर्नास में हुआ था, और जो उस समय के फारसी साम्राज्य था, उस समय वो फारसी साम्राज्य था। देखो, फारसी साम्राज्य और यूनानी साम्राज्य, इन दोनों के बीच में क्या होता था, प्रतिस्पर्धा होती रहती थी, लड़ाई करते रहते थे। फारस के जो एथेंस और स्पार्टा है वो अपने स्वतंत्र राज्य बन गए थे, और जो यूनान हैं वो इनको जो है अपने
कब्जे में लेना चाहता था, तो इन्होंने जो है उस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था यूनान वालों ने, इसलिए वो एरिया जो है वो यूनान का हो गया था। तो हेरोडोटस जो है वो यूनानी इतिहासकार के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें इतिहास का पिता भी, जनक भी माना जाता है। और इन्होंने अपनी पहली पुस्तक कौन सी लिखी थी? हिस्टोरिया लिखी थी, जिसमें जो है इन्होंने ग्रीक और फारस, राइट, देखिए ग्रीक और फारस मतलब यूनान और फारस जो होते हैं दोनों आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है। तो ग्रीस, यूनान और फारस के युद्धों का वर्णन जो है हिस्टोरिया में किताब में जो है इन्होंने लिखा। इस पुस्तक में उन्होंने उनके युद्ध, राजनीतिक घटनाएं, सामाजिक रीति रिवाज, नदी, पहाड़, सबका विस्तृत जो है उन्होंने वर्णन किया है, इसलिए इनको जो है इतिहास का जनक माना जाता है। और उन्होंने जो है एक ज्योग्राफिया नामक भी पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने जो है पृथ्वी का वर्णन, अध्ययन भी प्रस्तुत किया, राइट। उसके बाद जो है वह एक आकर्षक कथाकार भी थे। मतलब ऐसा नहीं कि हेरोडोटस ने जो है उसी युद्ध के बारे में लिखा, उसने वहाँ की जो है मतलब एक कथाकार भी थे, सामाजिक स्थिति के बारे में भी लिखा, लोगों के जो विचार थे उनके बारे में भी लिखा कि लोग क्या क्या सोचते थे। वे न केवल 550 ईसा पूर्व से 479 ईसा पूर्व के बीच एक ग्रीक के लिए थे, बल्कि उस समय के अधिकांश पश्चिमी एशियाई और मिस्र के लिए भी मूल ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत बने रहे, राइट। ग्रीक और फारस युद्ध लगभग, मतलब इन्होंने जो है ग्रीक और फारस युद्ध देखा था, तो इन्होंने जो है उसके बारे में जो है डिटेल किया था कि कैसे कैसे युद्ध हुए। और इन्होंने जो है किसी की भी क्या कहते हैं पक्षपात, इन्होंने किसी के बारे में लिखा कि हाँ ये ज़्यादा अच्छा है, ये गलत है, ये सही है। इन्होंने निस्वार्थ भाव से उनके बारे में लिखा। तो हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया, किसका? ग्रीक और फारसी युद्ध का वर्णन किया, राइट। उसके बाद आ जाता है ग्रीक और हेरोडोटस ने मेसोपोटामिया में कृषि के बारे में भी लिखा है, राइट। हेरोडोटस ने मेसोपोटामिया में कृषि की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी है। देखो इसने अपने देश के बारे में भी लिखा, और जो उसके साथ में जो उसके जो क्षेत्र थे उनके बारे में भी लिखा। कृषि के बारे में ये लिखा है कि वहाँ पर जो कृषि थी वो इतनी ज़्यादा होती थी कि 100 गुना और 200 गुना वहाँ पर मेसोपोटामिया में कृषि होती थी। ये उन्होंने अपनी पुस्तक में ये लिखा है, राइट। उसके बाद है कि इसे उसमें मतलब मेसोपोटामिया में इतना अनाज होता था कि सारे देशों का अनाज मिलाकर वहाँ पर अकेले 100 गुना और कभी कभी तो 300 गुना हो जाती थी वहाँ की कृषि। बस वहाँ पर क्या था? अंजीर, जैतून और अंगूर का अभाव था। ये सब हमें जानकारी कहाँ से मिली? हेरोडोटस के लेख से मिली, ठीक है। हेरोडोटस लिखते हैं कि जब कोई बड़ी घटना होती थी तो उसका पता जो है पहले से ही संकेत सब मिल जाता था। जैसे किसी को होते ना कि इंट्यूशन हो जाता है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो इस तरीके का पहले के ज़माने में शगुन, अपशगुन ये सब जो अभी भी माना जाता है, तो शुरू में बहुत ज़्यादा माना जाता था और लोग जो है वो काफ़ी अंधविश्वास भी करते थे, राइट। इस तरह के शगुन और अपशगुन में हेरोडोटस के लेखक, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आंसर बिल्कुल आपकी खुद की लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि इसको आप एक बार पढ़ेंगे तभी आपको पूरा आंसर समझ में आ जाएगा, राइट। हेरोडोटस के लेखन में सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उसने कभी जो है लेखन में किसी का भी निष्पक्षता और निस्वार्थ भाव से किया, किसी का भी पक्ष नहीं लिखा, निष्पक्षता थे और निस्वार्थ भाव से हेरोडोटस ने लिखा। उसने फारसी की वीरता की प्रशंसा की है, जो फारस के साथ युद्ध हो रहा था यूनान का, तो उनकी वीरता की प्रशंसा भी की है। और कहीं तत्कालीन समाज में जो अंधविश्वास थे उनकी भी जो है लेखनबद्ध किया है, क्योंकि तत्कालीन समय की मांग थी कि वह देवी शक्ति में भी विश्वास करता था। मतलब तत्कालीन समाज की मांग क्या थी कि मतलब जिस समय जो समाज में मतलब कि ये होता है कि जब आप इतिहास लिख रहे हो तो उस समय समाज में क्या हो रहा था, ठीक है, तो उसके बेस पर आपको इतिहास लिखता है। तो वही चीज़ इसने यहाँ पर कहा है कि वहाँ पर तत्कालीन मांग थी कि उस जो युद्ध हो रहा है उसके बारे में लिखा जाए, तो उन्होंने उस युद्ध के बारे में लिखा। लोग अंधविश्वास करते थे, देवी देवताओं के बारे में विश्वास करते थे, उसके बारे में लिखा। तो ये आपका हेरोडोटस। और उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड नंबर पे तुसीदिदेस जो है वो भी प्राचीन यूनानी इतिहासकार थे। वो जो थे सेनापति थे यूनान के, ठीक है। उन्होंने जो है द हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। ये पुस्तक जो है एथेंस और स्पार्टा के बीच हुए पेलोपोनेशियन युद्ध का विवरण
देती है। ठीक है, एथेंस और स्पार्टा जो है ये स्वतंत्र राज्य बन गए। इन्होंने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मतलब वो इतने शक्तिशाली हो गए, जैसे होता है ना कि एक होता है कि जो केंद्रीकृत सरकार होती है तो राजा होता है, उसके सारे राज्य होते हैं। तो इन्होंने जो है अपनी शक्ति को, एथेंस और स्पार्टा, याद रखिएगा, एथेंस और स्पार्टा, इन्होंने जो है अपनी शक्ति को इतना शक्तिशाली कर दिया कि ये जो है इसमें जो है एथेंस की जो है सेना, जो कहते हैं कि थल सेना जो थी इसके पास बहुत ज़्यादा थी, और स्पार्टा के पास जो है नौसेना थी। तो इन्होंने अपने आप को इतना शक्तिशाली कर दिया और अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। और पेलोपोनेशियन युद्ध का विवरण देती है। ठीक है, पेलोपोनेशियन युद्ध क्या होता है, एथेंस और स्पार्टा जो स्वतंत्र राज्य थे वो आपस में क्या करते थे, लड़ते भी रहते थे, आपस में इन दोनों की प्रतिस्पर्धा भी रहती थी। तो थुसीडिडेस ने उनका विवरण किया। अब ये दोनों जो आपस में लड़ते रहते थे, ये किस वजह से होता था कि थुसीडिडेस जो है राजनीतिक यथार्थवाद के सिद्धांत का जनक माना जाता है। पेलोपोनेशियन युद्ध का इतिहास, पेलोपोनेशियन युद्ध को जो है कौन सा होता है, पेलोपोनेशियन युद्ध यानी कि एथेंस और स्पार्टा के बीच जो युद्ध होते थे उसको बोलते हैं पेलोपोनेशियन युद्ध के नाम से उसको जाना जाता है, जो लगभग 431 ईसा पूर्व से 404 ईसा पूर्व तक हुआ। अब ये मत सोचना कि एथेंस अलग है स्पार्टा अलग है, ये यूनान के एक ही स्वतंत्र, मतलब राज्य एक ही देश के हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। स्वतंत्र घोषित करने का मतलब होता है कि अपना कानून अलग कर दिया, अपनी सरकार अलग कर दी। ठीक है, उन्होंने अपना कानून बनाया, अपनी सरकार बनाई, जो यूनान की सरकार थी उसके कानून के अंदर ये नहीं काम करते थे। ठीक है, क्योंकि ये शक्तिशाली बन गए थे, राइट। इस वजह से जो है ये आपस में प्रतिस्पर्धा भी रहती थी, लड़ते भी रहते थे। तो उन्हीं के युद्ध को जो है पेलोपोनेशियन युद्ध कहा जाता है। एथेंस और स्पार्टा यूनान के शक्तिशाली राज्य थे, राइट। एथेंस और स्पार्टा, आई थिंक इट इज विजिबल हो रहा है। आई थिंक इट इज़ विजिबल। एथेंस और स्पार्टा जो है ये यूनान के शक्तिशाली राज्य थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, राइट। ठीक है, उसके बाद जो है एथेंस और स्पार्टा आपस में प्रतिद्वंदी थे, राइट। और दोनों जो है दोनों के बीच में जो है संघर्ष हमेशा चलता रहता था। थुसीडिडेस को राजनीतिक यथार्थवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उनका मानना था कि जब वो, मतलब एक ही देश के दो राज्य आपस में जब लड़ते हैं तो उनका मानना था कि जब राज्यों के बीच मतलब लड़ाई सी होती है तो राज्यों के बीच जो है भय और स्वार्थ से प्रेरित होती है। थुसीडिडेस एक सैनिक भी थे जिन्होंने जो है पेलोपोनेशियन युद्ध में एथेंसियन सेना की सेवा की भी थे। मतलब वो उस युद्ध में मतलब सेनापति थे, किसके, एथेंस के, राइट। तो लेकिन उन्हें एक महत्वपूर्ण शहर के पतन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जिसके कारण उन्हें 20 साल के लिए निर्वासित कर दिया गया। क्योंकि जब वो मतलब वाला एक युद्ध हार गए तो सबने कहा कि ये जो हारे हैं ये आपकी वजह से हारे हैं, इसलिए उनको 20 साल के लिए जो है निर्वासित कर दिया गया था। तो उस निर्वासन के दौरान उन्होंने इतिहास लिखना जारी किया और उन्होंने इतिहासकारों और राजनीतिज्ञों द्वारा पढ़ा जाता है। उनका जो लिखा हुआ इतिहास है, क्योंकि उन्होंने जो इतिहास लिखा उसी से हमें पता चलता है कि एथेंस और स्पार्टा में क्या हुआ था। ठीक है, तो थुसीडिडेस ने जो है उसको ट्रैप की अवधारणा भी दी आई, जिनकी मतलब थुसीडिडेस के काम से थुसीडिडेस ट्रैप की अवधारणा आई थी, जो एक उभरी हुई शक्ति और एक स्थापित शक्ति के बीच संघर्ष की प्रकृति को संदर्भित करता है। यानी कि उन्होंने मतलब उस दोनों के युद्ध का, आप इसको अपने आप बना के भी लिख सकते हैं कि उन्होंने उस दोनों के युद्ध का जो है वर्णन किया था कि कैसे कैसे जो है एक शक्तिशाली था और एक स्थापित शक्ति थी, उन्होंने आपस में युद्ध करते रहते थे और अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य उन्होंने घोषित कर दिया। और थुसीडिडेस का ये भी कहना है कि जब दो देश आपस में, दो राज्य आपस में लड़ते हैं तो जो है उस समय जो है समाज में क्या होता है, हर चीज़ के लिए जो है लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, बाहर नहीं आ पाते हैं, ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो ये वाला अशांति का माहौल बना रहता है। लेकिन अगर किसी दो देश में शांति बनी रहती है तो सब लोगों को जो है आसानी से सहज से अपनी सारी चीज़ों की आपूर्ति हो जाती है। देखो यहाँ पर यही लिखा हुआ है मैंने। उनका कहना है कि देश में शांति और समृद्धि
होती है तो लोग मनोभाव से संतुष्ट होती है, क्योंकि उस समय उन्हें अपनी ज़रूरतों की चीज़ें आसानी से मिल जाती है। लेकिन जब अगर युद्ध होता है तो सारी जो है स्थिति वो गड़बड़ा जाती है और लोगों को सहज आपूर्ति और पाबंदी लग जाती है सामान लेने में। ठीक है, उसने इतिहास को देवी शक्ति के विश्वास से मुक्त कराने के लिए तुसीदिदेस ने क्या कहा कि जो अंधविश्वास था, उसने सोचा कि इस अंधविश्वास को जो है मैं अपने लेखन के जरिए हटा सकता हूँ। तो तत्कालीन समाज में अंधविश्वास बहुत फैल गया था, जिसे रोकने के लिए बहुत आवश्यक था। तो तुसीदिदेस का जो लेखन था पूर्णतः वस्तुपरक था, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु संपूर्ण विशेषताओं के बावजूद भी उनमें कई कमियां थी। जो उन्होंने इतिहास लिखा, उनके इतिहास में जो है थोड़ी बहुत कमियां थी। ठीक है, वो पूरी तरीके से इतिहास नहीं लिख पा, मतलब उन्होंने अंधविश्वास करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरीके से अच्छा सहज तरीके से नहीं लिख पाए, जैसा कि किसने लिखा था, हेरोडोटस ने लिखा था। तो क्योंकि वह तथ्यों को ऐतिहासिक रूप ना दे सके, और हेरोडोटस अपने लेखन में, जैसे हेरोडोटस ने अपने लेखन में दिया था। तो ये जो है अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है एक जगह, काफ़ी 2022 का आई थिंक मैंने क्वेश्चन दिखाया होगा कि उसमें जो है आपका एक क्वेश्चन भी था कि हेरोडोटस और तुसीदिदेस में अंतर स्पष्ट कीजिए। या फिर आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिर्फ आपको हेरोडोटस के बारे में लिखना हो, जैसे कि इसमें जो है कई जगह लेखकों के बारे में भी एक क्वेश्चन आया जो नीचे वाला है, देखिए ये वाला है। इसमें जैसे कि अरस्तु अगस्तस का भी के नाम से आया है, और एक आपका कौन सा क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि फारसी साम्राज्य के जो इतिहास लेखक थे उसके बारे में भी आया है। ठीक है, तो इस तरीके से इतिहास लेखकों को भी एक शॉर्ट टिप्पणी भी आ सकती है। तो आपको ये अच्छा काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है लिखने को आपको समझ आ गया होगा आई थिंक कि तुसीदिदेस कौन थे और हेरोडोटस कौन थे, राइट। उसके बाद जो है आपका आ जाता है सिकंदर के पूर्व लेखक, राइट। आपका सिकंदर से पूर्व के लेखक जो थे उसमें सबसे पहला आपको जो आ जाता है स्काइलैक्स आ जाता है। स्काइलैक्स कौन थे? स्काइलैक्स जो था ये भी एक प्राचीन यूनानी खोजकर्ता थे जो 6ठी शताब्दी के अंत में आए थे। इन्होंने क्या किया था, इनके जो फारसी राजा थे डेरियन, इन्होंने जो है इनको सिंधु घाटी की नदी की में जो है कहा कि जाओ मार्ग पता करके आओ। तो ये सिंधु घाटी की नदी का मार्ग पता करने गए, और वापसी में जो है उसको वापसी में जब आ रहे थे तो उनको भारत भी दिखा और भारत की भी जानकारी प्राप्त हुई। अब ये वो लेखक है जिन्होंने भारत के बारे में लिखा, ठीक है। तो इनको भारत की जानकारी प्राप्त हुई, और ये पहले ऐसे पश्चिमी पर्यवेक्षकता थे जिन्होंने जो भारत के बारे में जानकारी दी थी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका जो सेकंड नंबर पे आ जाता है हिकेटियस। मैं आपको उसके चार्ट से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आई थिंक ये रहा, ठीक है, ये रहा स्काइलैक्स, हिकेटियस और टैसिटस, राइट। ओके, हिकेटियस जो थे वो एक प्रसिद्ध भूगोलकर्ता थे और इतिहासकार भी थे, ठीक है। उन्हें भूगोल का जनक भी माना जाता है, और ये यूनान के मिलेट्स में हुए थे, इसलिए इनका नाम जो है वो हिकेटियस मिलेट्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये 550 ईसा पूर्व से 476 ईसा पूर्व तक रहे। इनके द्वारा जो लिखी हुई पुस्तक थी दैट इज पृथ्वी का वर्णन थी, जिसमें इन्होंने जो है पृथ्वी के वर्णन के बारे में लिखा है, राइट। मतलब आपको जो है इसमें इतना बड़ा आपका जो है ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसमें थोड़ा थोड़ा भी अगर आप लिखेंगे तो भी आपका जो आई थिंक 3-4 पेज का जो है आपको आंसर तो लिखना ही पड़ेगा, राइट। तो थोड़ा लिखो, लेकिन ऐसा लिखो कि बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको कॉन्सेप्ट, राइट। ऐसा नहीं है कि आप 5 पेज भरो, आप उसको पता ही नहीं चल रहा कि आप क्या लिख रहे हो। तो इसलिए डिटेल्स में मतलब थोड़ा थोड़ा करके सारे इतिहासकारों के बारे में लिखो, राइट। ओके, बाय। उसके बाद आता है आपका टैसिटस। टैसिटस कौन होता है? टैसिटस जो है एक रोमन वक्ता थे। वक्ता मतलब जो अपनी टिप्पणी देते हैं हर चीज़ के ऊपर, और सार्वजनिक अधिकारी भी थे, ठीक है। मतलब सार्वजनिक अधिकारी मतलब सरकारी काम भी वो करते थे। उन्हें व्यापक रूप से महत्वपूर्ण रोमन इतिहासकारों में से एक माना जाता है, और वो क्या करते थे, लैटिन भाषा में लिखते थे, ठीक है। एक लैटिन भाषा में लिखने वाले महान गद्य शैलीकारों में से एक थे। इनका जन्म जो है 55 ईस्वी में हुआ था। इनको भारत की जानकारी क्या हुई थी कि मुख्य रूप से जो व्यापारी थे, यात्री थे, वो मतलब रोम और भारत का व्यापार जो है वो
पहली शताब्दी ईस्वी में जो है होना शुरू हो गया था। तो जो रोम और भारत का व्यापार होता था, तो क्या करते थे कि भारत के व्यापारी, ठीक है, और राजदूत जो होता है वो रोम में आते थे और रोम के वहाँ जाते थे। तो उनसे जो जानकारी मिलती थी भारत के समाज की, भारत की संस्कृति की, तो उसके बारे में जो है जो इतिहासकार थे उनसे जो उनको जो है उसके भारत के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने जो है भारत के बारे में लिखा। ठीक है, रोमन साम्राज्य और भारत के बीच व्यापारिक संबंध काफ़ी मजबूत थे। ठीक है, और जिससे रोमन लेखकों को भारतीय संस्कृति और समाज के बारे में पता चला और उनके बारे में उन्होंने लिखा। राइट, और भूगोल के बारे में जानने का अवसर मिला। इसके अतिरिक्त कुछ कॉमन यात्री और राजदूत जो भारत का दौरा किया और अनेक उनके अनुभवों को उन्होंने लिखा। तो उसमें से जो व्यापारी और यात्री जो थे उसमें पहला था आपका मेगास्थनीज और दूसरा था प्लिनी। आप धीरे धीरे जब इसको बार बार इन लेखकों के नाम पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, मेगास्थनीज और प्लिनी, क्योंकि ये जो आपकी सेकेंड ईयर की हिस्ट्री में जो है मेगास्थनीज और प्लिनी, स्ट्रैबो और जैसे जो इतिहासकार है इब्न बतूता, इन सब के नाम जो है वो आते ही रहेंगे। इसलिए आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये कहाँ के इतिहासकार थे। राइट, तो ये रोम के इतिहासकार थे जिन्होंने भारत के बारे में लिखा। उसके बाद आता है सिकंदर के समकालीन लेखक। सिकंदर का जन्म जो है, मैं आपको पहले बता दूं सिकंदर कौन था। सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था और वह 326 ईसा पूर्व भारत में आए थे। याद रखना कि जो ईसा पूर्व होता है वो उल्टा चलता है। राइट, आप काल विभाजन में अगर आप मेरा चैप्टर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ईसा पूर्व जो होता है वो उल्टा चलता है। ठीक है, ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व तक। राइट, इसमें जो है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पंजाब के क्षेत्र पर आक्रमण किया था और सिकंदर ने भारत में आकर जो है कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, लेकिन उसकी सेना जो है वो उन्होंने फिर आगे बढ़ने से मना कर दिया था। तो सिकंदर जो है वो वापस चले गए थे। तो सिकंदर अपने साथ जो है कई विद्वानों, लेखकों को लेकर आए थे जिन्होंने उनके युद्धों के बारे में लिखा था। राइट, सिकंदर जो है अपने साथ विद्वान के, पहले क्या करते थे लोग कि जो विद्वान होते थे, लेखक थे, उन्हें अपने साथ लेकर चलते थे। उनको सरकार का और जो राजा होते थे, जो शासक होते थे, उनको सरकार का नियंत्रण, संरक्षण मिलता था, क्योंकि ताकि वो उनके बारे में लिख सके, इतिहास के बारे में लिख सके कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है नियारकस। नियारकस जो है वो सिकंदर की नौसेना के कमांडर थे जिन्होंने भारतीय अभियान के दौरान सिंधु नदी और फारस की खाड़ी के बीच तट की खोज की थी। राइट, और उनके यात्रा के वृत्तांत को एक एरियन ने अपनी पुस्तक में संरक्षित किया। राइट, तो ये थे नियारकस जो कि वहाँ नौसेना, सिकंदर की नौसेना के कमांडर थे। उसके बाद है एनेसिक्रिटस। एनेसिक्रिटस जो है वो सिकंदर के दरबार में एक लेखक थे और जिन्होंने सिकंदर के अभियानों के बारे में लिखा था। सिकंदर के अभियानों का मतलब है कि सिकंदर के अभियान यानी कि सिकंदर ने जो भारत में आके जो जो युद्ध करे, जो जो अभियान करे, उसके बारे में इन्होंने अपनी किताब में लिखा। उसके बाद आ जाता है एरिस्टोबुलस। एरिस्टोबुलस जो है सिकंदर के साथ आने वाले एक और लेखक थे जिन्होंने सिकंदर के अभियानों का वर्णन किया। थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए सबके बारे में। प्लूटार्क, अगला है आपका नियारकस, एनेसिक्रिटस, एरिस्टोबुलस, प्लूटार्क और क्विंटल कर्टिस या रूफस। तो आप इसका एक ही नाम लिख सकते हो, रूफस भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। राइट, तो प्लूटार्क जो थे वो एक यूनानी इतिहासकार थे, जीवन लेखक और निबंध कारक भी थे जिन्होंने सिकंदर की जीवनी लिखी थी। तो प्लूटार्क ने जो है सिकंदर की जीवनी लिखी थी। और जो रूफस था, आप इसका पूरा नाम ना याद रखें, रूफस भी लिख सकते हैं। जो रूफस था उन्होंने लैटिन भाषा में सिकंदर की जीवनी लिखी थी। राइट, उसके बाद होता है कि जब सिकंदर वापस गए तो वो वहाँ पर जो है मर गए, मृत्यु हो गई थी उनकी। तो उनकी मृत्यु के बाद भी जो कुछ इतिहासकार और थे जो भारत आए थे, जिन्होंने भारत का दौरा किया था, तो वो व्यापारी थे। ऑब्वियसली किसी खोजकर्ता होंगे, व्यापारी होंगे, वही लोग जो है भारत में आएंगे। तो उसमें सबसे पहला नाम आ जाता है मेगास्थनीज का। राइट, तो मेगास्थनीज जो होता है वो एक यूनानी राजदूत इतिहासकार थे जिन्होंने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा
किया था। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान दौरा किया था तो ऑब्वियसली वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय के सामाजिक राजनीतिक स्थिति को लिखेंगे। आप इसमें अपनी लाइन भी जोड़ सकते हैं। और उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी दैट इज इंडिका, ये याद रखिएगा। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, में भारत का विस्तृत वर्णन किया है, जो अब लुप्त हो चुकी है, लेकिन जो बाद के जो लेखक थे उन्होंने ही जो है उनके बारे उसी की चीज़ की जैसे दोबारा लिखा था, राइट। क्योंकि उस समय का जो इतिहास है वो कुछ तो लुप्त भी हो गया है। तो उन्हें सेल्यूअस प्रथम निकेटियस ने, किसने, सेल्यूअस प्रथम निकेटियस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत बनाकर भेजा था और उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत के भूगोल, इतिहास, समाज और संस्कृति का वर्णन किया है। ठीक है, मैंने कहा ना उन्होंने जो है जब वहाँ गए थे तो वहाँ के ऑब्वियसली समाज के बारे में, वहाँ की स्थिति के बारे में, वहाँ के भूगोल के बारे में वो लिखेंगे, राइट। फिर मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का जनक भी माना जाता है, राइट। ओके, उसके बाद आ जाता है आपका प्लिनी, राइट। तो प्लिनी जो थे वो एक प्रमुख रोमन भूगोल वक्ता थे। प्लिनी देखिए ये रोमन थे और मेगास्थनीज यूनानी। तो प्लिनी जो है, प्लिनी द एल्डर ने अपनी 37 पुस्तकें जो है वाली कृति में हिस्टोरिया नेचुरलिस्ट यानी कि प्रसिद्ध थे, जिन्हें प्राकृतिक जगत का वर्णन है। तो ठीक है, हिस्टोरिया नेचुरलिस्ट यानी कि प्राकृतिक इतिहास जिसे कहा जाता है, तो उसके बारे में लिखा। क्योंकि भूगोल वो करता थे तो वो भौगोलिक स्थिति के बारे में ही लिखेंगे ऑब्वियसली, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में जो है उन्होंने लिखा और जिसमें भारत के बारे में उन्होंने काफ़ी जानकारी दी और भारत और रोम के बीच जो व्यापारी संबंध थे और जो संस्कृति का वर्णन जो है उन्होंने किया। फिर उसके बाद थर्ड आ जाते हैं हमारा टॉलमी। टॉलमी जो है देखिए मेगास्थनीज, प्लिनी, टॉलमी एंड स्ट्रैबो, राइट। तो टॉलमी जो है एक प्रसिद्ध यूनानी भूगोल वक्ता थे और खगोल शास्त्री थे और गणितज्ञ थे, ज्योतिष भी थे। ठीक है, दो ज्योतिष भी थे जिन्होंने दूसरी शताब्दी में काम किया था। और टॉलमी की जो पुस्तक थी वो थी आपकी ज्योग्राफिया। ज्योग्राफिया में जो है उन्होंने भारत के बारे में लिखा। इन्होंने सिंधु नदी, मौर्य समाज और भारत के दक्षिण भाग जैसे कई क्षेत्रों के बारे में लिखा। किसने? टॉलमी ने। ठीक है, टॉलमी ने भी ज्योग्राफिया लिखा, लेकिन उसने जो है दक्षिण भारत के बारे में लिखा, मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा था, राइट। फिर उसके बाद अगले आ जाते हैं हमारे स्ट्रैबो। स्ट्रैबो जो थे वो भी एक प्रसिद्ध यूनानी भूगोल वक्ता थे, राइट। और उन्होंने उसके सबसे महत्वपूर्ण काम किया, उन्होंने भी ज्योग्राफिया लिखी। ज्योग्राफिया का मतलब ये नहीं होता कि आप दोनों की किताब सेम है, उन्होंने अलग क्षेत्र का वर्णन किया था। ज्योग्राफिया का मतलब होता है भूगोल स्थिति, तो इन्होंने भी जो है भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया था, जिसमें उसने 17 खंडों में उसको लिखा किताब को, और उसमें जो है दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों का विवरण दिया। इसमें उन्होंने प्राकृतिक सीमाओं जैसे कि जो स्ट्रैबो है उन्होंने पहाड़, नदियाँ, इनके आधार के क्षेत्रों पर वर्णन किया है, और उन्होंने भारत की नदियों, पहाड़ों का वर्णन किया, राइट। अगले वीडियो लेक्चर में हम जो है चीनी और अरबी इतिहास लेखन पढ़ेंगे। ओके, आपका जो है यहाँ पर एक सिकंदर के ये वाला जो ग्रीन और रोमन इतिहासकार थे जिन्होंने अपने राज्यों के बारे में लिखा, उसमें हेरोडोटस, थुसिडिडेस हमने कर दिया है, अरस्तु और लिवी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि लिवी जो है वो एक रोमन इतिहासकार थे, और लिवी ने जो है एक पुस्तक लिखी थी एब उर्बे कॉडेंटा नामक एक विशाल पुस्तक लिखी थी। उस मतलब वो पुस्तक इतनी बड़ी थी कि उसने पूरे जो उसके रोमन का जो पौराणिक काल था वहाँ से लेकर अगस्तस तक का जो जिसे परवर्ती रोमन साम्राज्य कहा जाता है, उसकी स्थापना जो है शुरू में अगस्तस के द्वारा हुई थी, तो वहाँ तक का जो है उसने विस्तृत रूप से वर्णन किया है। उसने जो है इस पुस्तक को 142 खंडों में लिखा है। कितने में लिखा है? 142 खंडों में इस पुस्तक को लिखा, और लिवी ने उस समय की जो राजनीतिक विकास पर इस पुस्तक में प्रकाश डाला। और लिवी का कहना है कि हमारे पूर्वजों ने, ठीक है, हमारे पूर्वजों ने जो है पहले सत्ता हासिल की, फिर उसका विस्तार किया। और लिवी का ये भी मानना है कि रोमन साम्राज्य का विस्तार होता रहा जब तक कि वहाँ पर क्या थी? नैतिकता थी। और जैसे ही नैतिकता का अंत हुआ, रोमन साम्राज्य का भी विघटन होना शुरू हो गया।
ये लिवी का कहना है। उसके बाद अरस्तु है, अरस्तु का जो है मैं अलग से एक टॉपिक बनाऊंगी क्योंकि इसका एक क्वेश्चन भी आ रखा है अरस्तु के बारे में, तो अरस्तु का जो है अलग से एक टॉपिक आएगा। आई होप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है चीनी इतिहास लेखन और अरबी इतिहास लेखन पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।